हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीडीपी के कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एज फॉर द थ्योरी ऑफ हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार, तो हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सी थ्योरी दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। और मल्टीपल इंटेलिजेंस में क्या कहा जाता है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी कंस्ट्रक्ट। यूनिटरी मतलब एक प्रकार, तो हार्वर्ड गार्डनर ने एक प्रकार नहीं कहा है। इंटेलिजेंस इज ए जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। हार्वर्ड गार्डनर ने यह भी नहीं कहा है। हार्वर्ड गार्डनर ने कहा है कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है। इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नहीं, बहुत प्रकार की होती है बुद्धि। इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। जहां भी सेवरल इंटेलिजेंस की बात आए वही हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही ऑप्शन होगा, सेवरल इंटेलिजेंस। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर जो है वो सेवरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी पक्का है सीटेट के लिए कि एक क्वेश्चन हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस पे आना ही आना है। ठीक है, इसको इंग्लिश हिंदी में भी कर लेते हैं। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक ऐकिक संरचना है। ऐकिक संरचना नहीं है। बुद्धि एक व्यापक क्षमता है जो संचित ज्ञान और अनुभव पर निर्भर है। ये बात सही है, लेकिन एक्सपीरियंस से ही बुद्धि होता है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सही नहीं है। ठीक है। बुद्धि को 3 प्राथमिक मानसिक क्षमताओं में वर्गीकृत किया जा सकता है। बुद्धि को प्राथमिक 3 मानसिक क्षमता में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बांटा। हार्वर्ड गार्डनर ने एक ही बात कहा कि बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक अधिकार है। उन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार का बताया है और हर किसी इंसान में, कोई भी इंसान है उसमें किसी भी प्रकार की बुद्धि हो सकती है या 8 प्रकार की बुद्धि हो सकती है। किसी में कोई बुद्धि ज्यादा, किसी में कोई बुद्धि कम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इंश्योर असेसमेंट फॉर लर्निंग ए टीचर शुड। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग किस लिए होता है? असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो पता करने के लिए होता है कि बच्चे में कमी कहाँ है, और ये लर्निंग के बीच में होता है। ये याद रखना है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ये लर्निंग के बीच में होता है। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बीच में हम उससे पूछेंगे कि चलो ये चीज समझ में आई, ये देखने के लिए होता है कि बच्चे ने कहाँ तक सीखा, कितना सीखा। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखते हैं। मेक कंपैरिजंस अमॉन्ग्स्ट स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स। ग्रेड के आधार पर कंपैरिजन करना, तो हर ऑप्शन, हर क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन गलत ही है। कभी भी बच्चे में जो है कंपैरिजन नहीं करना है ग्रेड के आधार पर। कंपैरिजन बच्चे का खुद से करना है कि बच्चा पहले से बेटर हुआ है या नहीं। उसको किसी और से कंपैरिजन नहीं करना। अगर बच्चे को किसी और से कंपैरिजन करेंगे तो इससे बच्चे में हीन भावना आएगी। बच्चे को हमेशा ये देखना है कि बच्चा कल से बेहतर हुआ या नहीं। ये नहीं देखना है कि ये उस लड़के या उस लड़की से बेहतर है या नहीं। एनालाइज द वर्क ऑफ ईच चाइल्ड एंड डिटरमाइन द गैप्स इन देयर लर्निंग। क्या कह रहा है कि वर्क ऑफ ईच चाइल्ड, उसका जो हर बच्चे का जो वर्क है और जो गैप है लर्निंग में, उसी को, यही तो है असेसमेंट फॉर लर्निंग का काम। असेसमेंट फॉर लर्निंग का काम यही है कि आप बच्चे का गैप पता करिए कि गैप कहाँ है। ठीक है, कहाँ कमी है, बच्चा कहाँ पर नहीं समझ पा रहा है, और आपको कहाँ पर अपने पेडागोजी को चेंज करने की जरूरत है। तो यही इसका सही आंसर है। असेसमेंट फॉर लर्निंग इसलिए होता है, पता करने के लिए होता है कि बच्चा कहाँ नहीं समझ पा रहा है, कहाँ तक उसने सीखा और कहाँ नहीं सीख पा रहा है। ओनली गिव यस नो क्वेश्चंस। यस नो वाला क्वेश्चन सही नहीं होता है, इससे बच्चे का जो है लर्निंग सही नहीं होगा। यस नो वाला क्वेश्चन, यस नो वाले क्वेश्चंस को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के लिए है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए ये नहीं होता है।
टेस्ट द रिकॉल कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन ऑन ए पेपर पेंसिल टेस्ट। रिकॉल कैपेसिटी ये देखना कि बच्चा को कितना याद रहता है, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग का काम नहीं है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का यही काम है कि आप पता करिए कि बच्चे में गैप कहाँ है, बच्चा कहाँ नहीं सीख पा रहा है और बच्चे ने कहाँ तक सीखा। अब ये देखिए, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन, यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन गलत दे दिया गया। हिंदी में हमेशा क्वेश्चन गलत ही दे दिया जाता है, यही गड़बड़ है। अंकों के आधार पर विद्यार्थियों में तुलना करना चाहिए, कभी तुलना नहीं करना चाहिए। प्रत्येक ये आया हुआ क्वेश्चन है, पाकचे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। ये इसीलिए इंग्लिश से ज्यादा क्लियर होगा। प्रत्येक यहाँ पर बच्चे होना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। बच्चा जो भी काम किया, प्रत्येक बच्चे के कार्य को विश्लेषण करो और वो कहाँ नहीं समझ पा रहा ये देखो। किसी मूल्यांकन परीक्षा में केवल हाँ ना वाला प्रश्न बच्चे के लिए सही नहीं होता। इससे बच्चे का विकास नहीं होगा। वो हाँ ना में दे देगा, लेकिन ये उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। बच्चों की स्मरण शक्ति पेपर पेंसिल परीक्षा द्वारा परखनी चाहिए। पेपर पेंसिल से उसका स्मरण शक्ति परखने से कि उसको कितना याद रहता है, ये लेने से असेसमेंट फॉर मूल्यांकन का ये काम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट सजेस्टेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? ऑप्शन देखते हैं। समेटिव असेसमेंट नहीं। असेसमेंट ऑफ रोट मेमोराइजेशन, कोई भी पॉलिसी हो, आज तक जो भी एजुकेशन पॉलिसी बना है, रोट मेमोराइजेशन को कोई भी पॉलिसी प्रमोट नहीं करता है। ठीक है, कोई भी पॉलिसी रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा नहीं देगा, रट्टा मारने को बढ़ावा नहीं देगा। ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट, पेपर पेंसिल टेस्ट के आधार पर बच्चे को ग्रेड दीजिए, ये भी किसी पॉलिसी का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इस चारों में से देख सकते हैं कि बस यही एक पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, यही 4th नंबर ही एक पॉजिटिव आंसर है, बाकी ये तीनों पॉजिटिव आंसर नहीं है। अगर आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नहीं भी पढ़ा है तो भी आप समझ सकते हैं कि इसका आंसर 4th होगा। वैसे कोई भी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी बनती है, वो बच्चे को सेंटर में रख कर बनाया जाता है, बच्चे के हित में बनाया जाता है। इसलिए असेसमेंट फॉर रोट मेमोराइजेशन को वो कभी प्रमोट नहीं करेगा। ग्रेडिंग पेपर पेंसिल टेस्ट से कभी नहीं। समेटिव असेसमेंट किस लिए होता है? समेटिव असेसमेंट रिजल्ट के लिए होता है, और ये किसी एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो नहीं हो सकता है। कोई भी एजुकेशन पॉलिसी है, उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि हम समेटिव असेसमेंट तो रिजल्ट के लिए होता है। तो इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, पीयर मतलब साथी समूह, तो बच्चा जो है वो खुद से अपना असेसमेंट करे और पीयर के द्वारा असेसमेंट हो। इसको हर पॉलिसी, अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने नहीं भी पढ़ा है तो हर पॉलिसी इस बात को सही मानती है। ठीक है, ये इसका आंसर है। जो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं कि जो पॉजिटिव आंसर है वही सही आंसर होगा। जैसे कि रट्टा मारना हर हाल में एक निगेटिव आंसर है। ठीक है, पेपर पेंसिल टेस्ट हमेशा एक निगेटिव आंसर होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? स्व आकलन और सम समूह आकलन का समावेश, मतलब बच्चा खुद से भी अपना आकलन करे और पीयर ग्रुप से भी बच्चे का आकलन हो, मतलब बच्चे एक दूसरे का भी आकलन करें। ठीक है, बच्चे ग्रुप में ज्यादा सीखते हैं, ये बात वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे ग्रुप में ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, What should a teacher do in a classroom that has learners from diverse in linguistic backgrounds? कह रहा है कि विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो इसका एक
बात मैं बता देती हूँ। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है मल्टीलिंगुअलिज्म पे, ठीक है, हर एग्जाम में ये 1 नंबर का सीटेट का 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअलिज्म पे एक क्वेश्चन आएगा ही, और इसमें वही आंसर सही होगा जिसमें कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और हर टीचर का ये फर्ज है इस पेडागोजी के अनुसार और हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उसको बढ़ावा दे। हर तरह के बच्चे के जो कल्चर है, हर तरह के बच्चे का जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसको सम्मान दे। तो जिस भी ऑप्शन में बच्चे को के लैंग्वेज को सम्मान दिया गया होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि किस ऑप्शन में बच्चे के लैंग्वेज को सम्मान दिया गया है। पेनलाइज लर्नर्स व्हेन एवर दे स्पीक इन देयर मदर टंग। जब भी बच्चा अपने मदर टंग में बात करे तो उसको दंड देना चाहिए, ये एक गलत चीज है। जब भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में बात करे तब उसे हतोत्साहित करना, ये गलत बात है। क्रिएट ए कल्चर ऑफ appreciation by encouraging them to talk about their language and dialect। ये एक सही चीज, डायलेक्ट मतलब बोली, लोकल लैंग्वेज, और लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज तो जानते ही भाषा, डायलेक्ट होता है लोकल लैंग्वेज। कक्षा में सम्मान की संस्कृति पैदा करना जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। तो जहां भी बच्चे के लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाए, उसके मदर टंग को सम्मान दिया जाए, इनकरेज किया जाए, वही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। और ये एक मल्टीलिंगुअलिज्म का एक क्वेश्चन सीटेट में पक्का है, ये आना ही आना है। टेल द स्टूडेंट टू स्पीक ओनली इन द स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय द स्कूल। मतलब कि अगर स्कूल में कह दिया गया कि सिर्फ इंग्लिश में बात करनी है तो सिर्फ इंग्लिश में बात करना, हिंदी में बात करनी तो हिंदी में, वो नहीं। इसमें क्या क्या कहा गया है कि आप बच्चे को लोकल लैंग्वेज में बोलने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चा कम से कम खुद को एक्सप्रेस तो करेगा। अगर आप उसे वो जो सोच रहा है, जो पूछना चाहता है, जो बोलना चाहता है, कम से कम अपने आप को बोलेगा, एक्सप्रेस तो करेगा। लेकिन अगर आप उसको कह देंगे कि नहीं तुमको इंग्लिश में ही बोलना, इससे क्या होगा, वो कुछ बोलना चाहेगा, पूछना चाहेगा तो वो बोल ही नहीं पाएगा, पूछ ही नहीं पाएगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि वो कुछ पूछ ही नहीं पाए, वो कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि वो इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है। इसलिए क्या कहा गया कि हर बच्चे को उसके मदर टंग में बोलने के लिए इनकरेज करना चाहिए कि तुम अपने घर की भाषा में ही बोलो, लेकिन बोलो। आस्क द स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू इनरोल इन होम ट्यूशन। मतलब जो वंचित समूह से है उसको आप होम ट्यूशन लेने के लिए कहेंगे। होम ट्यूशन तो हमेशा एक निगेटिव आंसर है, होम ट्यूशन कभी लेने के लिए नहीं कहना चाहिए, क्योंकि टीचर को ही इतना आजकल के अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टीचर ही इतना टैलेंटेड हो, इतना मतलब क्या वो सुपरमैन हो कि वो सारा कुछ हर बच्चे के नीड का ख्याल रख सके, एक्स्ट्रा कोचिंग और एक्स्ट्रा ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। विद्यार्थियों को बोलना कि वे केवल स्कूल द्वारा निर्धारित मानक भाषा में बात करें, ये एक सही चीज नहीं है। आप बच्चे को एक्सप्रेस करने देंगे, भले ही वो अपने मदर टंग में ही क्यों ना एक्सप्रेस करे, ठीक है, तभी आपको 1 नंबर मिलेगा सीटेट में। हाउ कैन ए टीचर प्रमोट जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी इन हर क्लासरूम। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, पहले ये जानेंगे कि जेंडर स्टीरियोटाइप होता क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइप होता है कि जो पहले से चला आ रहा है, चाहे वो गलत ही क्यों नहीं है, उसको हमने मान लिया है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लिया है कि खाना बनाना लड़कियों का काम है, ठीक है, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, ऐसा है नहीं लेकिन हमने मान लिया है, तो इसी को कहते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप, जो पहले से चला आ रहा है और लोगों ने उसको मान लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसके प्रति रिजिडिटी नहीं करना है टीचर को। टीचर को हमेशा क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी। टीचर को कभी भी रिजिडिटी को नहीं अपनाना है, टीचर को क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाना है। तो टीचर को ये नहीं कि वो पहले जेंडर स्टीरियोटाइप जो चला रहा है उसमें ही मान के चलेगा कि नहीं तुम लड़की हो तो चलो तुम फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, तुम म्यूजिक में पार्टिसिपेट करो, और तुम लड़का हो तो तुम म्यूजिक में पार्टिसिपेट नहीं करो, तुम फुटबॉल में ही पार्टिसिपेट करो। लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ये एक जेंडर स्टीरियोटाइप है, और लड़कियां फुटबॉल नहीं खेल सकती है, ये भी एक जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं।
बाय इनकरेजिंग गर्ल्स टुवर्ड्स फेमिनिन ट्रेट्स एंड रोल्स एंड बॉयज टुवर्ड्स, ये तो गलत बात हो गई, इससे तो रिजिडिटी आ गया कि कह रहा है कि लड़का लड़की को उसी चीज के लिए इनकरेज करिए जो मतलब लड़की को आप कहिए कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम होम साइंस ही लो, ठीक है, और तुम एंड बॉयज टुवर्ड्स मैस्कुलिन, तुम लड़का हो तो तुम फुटबॉल ही खेलो, तो इससे रिजिडिटी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा, ठीक है। लड़कियों की स्त्रीवादी व लड़कों को पुरुषवादी विशेषताओं को प्रोत्साहित करके, अगर हम लड़की को कहेंगे कि तुम होम साइंस ही पढ़ो और लड़का को कहेंगे कि तुम फुटबॉल ही खेलो, तो ये इससे क्या होगा, रिजिडिटी आएगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या करना है ये पूछ रहा है। बाय गिविंग जेंडर स्पेसिफिक लर्निंग टास्क टू बॉयज एंड गर्ल्स दैट दे आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड फॉर, ये भी एक गलत बात है कि आप वही टास्क देंगे कि तुम लड़की हो तो चलो तुम क्लासरूम साफ करो, या फिर तुम मतलब ऐसा कोई काम करने के लिए दे देंगे जो शुरू से हम लोग मान कर रखे हैं कि यही लड़की का काम है कि चलो तुम लड़की हो तो तुम क्लासरूम को सजाने का काम करो, ये नहीं करना है। लड़कों और लड़कियों को अलग अलग अधिगम कार्य देकर जिसके लिए वो अनुवांशिक रूप से दोनों हर चीज के लिए तैयार है, ये लोगों की गलत धारणा बनी हुई है कि वो इसी काम के लिए अनुवांशिक रूप से तैयार है, जेनेटिकली इसी चीज के लिए बना हुआ है। भाग दौड़ वाला काम लड़का ही कर सकता है और लड़की जो है वो सजावट का काम कर सकती है, ये एक सिर्फ धारणा बनी हुई है, ठीक है, ऐसा है नहीं। तो ऐसा नहीं करना है कि तुम इस काम के लिए बने हुए हो, तुम इसी काम के लिए जेनेटिकली बने हो तो तुम यही काम करो, ये नहीं कहना है टीचर को। By having gender appropriate expectations girl to excel in language, अब लो कह रहा है कि लड़की को कहना है कि तुम लैंग्वेज में ही एक्सेल हो और लड़का को कह रहा है कि तुम मैथ में ही हो, कि लड़की जो है वो लैंग्वेज में ही अच्छा करेगी और लड़का जो है वो गणित में ही अच्छा करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये भाषा मिसप्रिंट है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए आया हुआ क्वेश्चन में कितना मिसप्रिंट है, ठीक है। ये कह रहा है कि ऐसा ही एक्सपेक्टेशन टीचर को रखना चाहिए कि लड़की है तो वो लैंग्वेज में ही अच्छा करेगी और लड़का है तो वो मैथ में ही अच्छा करेगा, ये एक स्टीरियोटाइप है और इस पे रिजिडिटी नहीं रखना है, बल्कि उल्टा उसको उदाहरण देना है कि लड़की भी मैथ में अच्छा कर सकती है अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिले तो, जैसे कि शकुंतला देवी का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से हो और कहीं से भी बिलोंग करता है, वो हर काम कर सकता है, बस उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कभी एक्सपेक्टेशन टीचर का नहीं होना चाहिए कि लड़की है तो वो लैंग्वेज में ही अच्छा करेगी और लड़का है तो वो मैथ में ही अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकता है, इससे लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय प्रेजेंटिंग रोल मॉडल्स ऑफ पीपल इन नॉन स्टीरियोटिपिकल, यस यही करना है, उसको जो है रोल मॉडल दिखाना है कि देखो शकुंतला देवी जो है वो लड़की है लेकिन वो मैथ में कितनी एक्सेल है, ये उसको दिखाना है, ठीक है। ऐसा उसको मॉडल प्रस्तुत करना है जो रूढ़िवादिता को कम करता है, उसके जो स्टीरियोटाइप चला आ रहा है उसके अगेंस्ट है, उसी को उसको उदाहरण दिखाना है, ठीक है। यह इसका राइट आंसर है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टू इंश्योर लर्निंग ऑफ फर्स्ट जनरेशन स्कूल, यहाँ पर भी ये मिसप्रिंट आए हुए क्वेश्चंस में इतना ज्यादा मिसप्रिंट है। गोज टीचर शुड अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। अब ऐसा बच्चा जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मतलब कि उसके मम्मी पापा पढ़े हुए नहीं है, पहली बार वो ही स्कूल जा रहा है, तो उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए, ठीक है। Instill the fear of failure in them so that they work under stress and anxiety, उसको फेल्योर का डर बना देना चाहिए कि अरे तुम्हारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है तो तुम क्या कर पाओगे, मुश्किल है तुम्हारा पास होना, तुम तो फेल ही होगे, तो इस तरह करके उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी कर देना चाहिए। अभी बताइए ऐसा करना चाहिए टीचर को।
कि ये कह देना चाहिए कि तुम्हारे मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं तो तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हो, यह कह के उसके अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी करना चाहिए कि उसको कहना चाहिए कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हारे मम्मी पापा ने नहीं किया क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन तुम्हें अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम कर सकते हो। टीचर को हमेशा यही करना चाहिए कि तुम कर सकते हो। Familiarize the learners with the language and culture of the school while respecting their culture। ये एक पॉजिटिव चीज है। इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। वो उसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, वो पहली बार स्कूल आया तो वो जिस लैंग्वेज में बात को समझता है उसी लैंग्वेज में उससे बात करके उसको धीरे धीरे स्कूल का कल्चर सिखाना चाहिए, लेकिन उसको उसके लैंग्वेज और उसके कल्चर को हमेशा क्या करना है, सम्मान देना है। ठीक है, हमेशा बच्चे के लैंग्वेज और कल्चर को क्या करना है, सम्मान देना है। तो ये एक पॉजिटिव आंसर है। Make separate section for them since these children would negatively influence the इंक्लूसिव एजुकेशन है। सेपरेट सेक्शन तो किसी के लिए बनाना ही नहीं है कि अरे ये ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है जहाँ इसके मम्मी पापा नहीं पढ़े लिखे हैं तो इसके लिए एक अलग सेक्शन बना लो, ऐसा तो करना ही नहीं है। इंक्लूसिव एजुकेशन है, हर किसी को एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम सिंस मेनी ऑफ देम आर अनएडुकेबल। उससे कोई उम्मीद ही नहीं करना चाहिए क्योंकि इनके लिए अलग कक्षा बनानी चाहिए ताकि यह दूसरे विद्यार्थियों पर नकारात्मक। अलग कक्षा कभी नहीं बनाना है, इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इनमें से बहुत से विद्यार्थी शिक्षण के लायक नहीं है। शिक्षण के लायक हर इंसान है अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं सीख सकता है, बस उसको सुविधा मिलनी चाहिए, उसको वैसा टीचर मिलना चाहिए। अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो कमी बच्चे में नहीं बल्कि टीचर में है, सिस्टम में है। ठीक है, बच्चे में कमी नहीं, सिस्टम में कमी है अगर बच्चा नहीं सीख रहा है तो। अगर टीचर सही है, सिस्टम सही है तो हर बच्चा सीखने के लिए कैपेबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैविंग ए डाइवर्स क्लासरूम विद स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स enriches the learning experiences of all students। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभव को बढ़ाती है। ये एक सही चीज है। ठीक है, ये एक सही चीज है कि कक्षा जो है, क्लासरूम जो है, उसमें हर तरह के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं। मतलब उसमें हर तरह का सोशली, इकोनॉमिकली या कल्चरली डिफरेंट टाइप का बच्चा होगा, लेकिन हर तरह का बच्चा जो होता है उससे क्या होता है, उससे कोई निगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि हर बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आता है और हर बच्चा एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो इससे क्या होता है, लर्निंग बेहतर होती है, इससे लर्निंग बेहतर होती है, विद्यार्थियों के अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। ये एक अच्छी चीज है। अगर क्लास में हर तरह के बच्चे, हर संस्कृति के बच्चे, हर तरह के बच्चे, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, इससे उनके अधिगम को क्या होता है, अधिगमात्मक अनुभवों को बढ़ाती है यह चीज। ठीक है, ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। समावेशन से केवल उन्हीं, क्योंकि एक तरह के बच्चे अगर होंगे तो उनकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं होगी, अगर हर तरह के बच्चे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर तरह का बच्चा अपना अपना एक्सपीरियंस लेके आता है। समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टि बाधित, श्रवण रूप से बाधित है या जिन्हें विकार है, ये गलत बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन से सिर्फ जो दृष्टि बाधित है या श्रवण, मतलब दृष्टि बाधित मतलब जो आँख से जिसको दिखाई नहीं दे रहा है और जो सुनने में, श्रवण रूप से मतलब जिसको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ उन्हें ही, उनके लिए ही अच्छा है, ऐसा नहीं है सिर्फ उन्हीं को लाभ। इंक्लूसिव एजुकेशन तो हर किसी के लिए है। ओनली स्टूडेंट्स विथ विजुअल हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बेनिफिट नहीं। केवल इंक्लूसिव एजुकेशन जो है केवल ऐसे बच्चों के लिए नहीं है जो दृष्टि बाधित या श्रवण रूप से बाधित है, बल्कि ये किसके लिए, हर बच्चे के लिए है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो
ए इसमें क्या है, ए इज करेक्ट एंड ये आर इज इनकरेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What pedagogical provisions should a teacher make for a student with visual impairment? एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मतलब कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, उसके लिए टीचर को क्या करना चाहिए? अब जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए? यूज ए लॉट ऑफ फाइन प्रिंट मटेरियल। मतलब अब उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है और आप उसके लिए क्या करेंगे, छोटा छोटा जो लिखा रहेगा वही चीज दिखाएंगे, ऐसा करेंगे? अब जिसको जो देखने में ही प्रॉब्लम है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको एकदम फाइन प्रिंट जो बहुत छोटा छोटा लिखा प्रिंट किया वो चीज उसको दिखाएंगे? ऐसा होगा? जिसको दिखाई नहीं दे रहा तो टीचर अगर उसको और छोटा छोटा लिखा हुआ उसको दिखाएगा तो उससे और उसको क्या फायदा होगा? गिव ए लॉट ऑफ वर्बल क्यूज टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज इमेजिन। ये एक सही चीज है, ठीक है, कि मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने का अवसर मिले। उसको दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन वो देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन इमेजिन करने में प्रॉब्लम नहीं है या सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी मतलब ऐसा बोलेंगे कि वो इमेजिन कर सके, ठीक है, वर्बल। उसको ऐसा टीचर को ऐसा बोलना चाहिए कि बच्चा जो है वो उसको इमेजिन करने का मौका मिले। अपॉर्चुनिटी किस चीज के लिए मिले? इमेजिन करने के लिए, क्योंकि देखने में तो वो समर्थ नहीं है, देख तो वो नहीं सकता है। गिव ए लॉट ऑफ विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन। उसको विजुअल जो देख ही नहीं सकता है उसको विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन क्यों देंगे? दृश्य प्रदर्शन क्यों देंगे? जो देख ही नहीं सकता है उसको देखने वाला चीज क्यों देंगे? डू ए लॉट ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क उसके लिए क्यों करेंगे? जब वो देखने में ही समर्थ नहीं है तो ब्लैक बोर्ड पे लिख के उसको क्यों करेंगे? जो देखने में समर्थ नहीं है उसको तो ऐसा करेंगे ना जो कि वो बिना देखे ही कर सके। ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन करेंगे जिससे वो सही से इमेजिन कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन ए कंड्यूसिव क्लासरूम एथोस फॉर लर्निंग बी क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज? विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग रिजिड जहां भी रिजिड करिकुलम आ जाए वो हर हाल में, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, रिजिड करिकुलम जो है वो हर हाल में एक निगेटिव आंसर होता है। हमेशा क्या होना चाहिए? करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम जो है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। करिकुलम हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। टीचर को भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड कभी नहीं। रिजिड वर्ड एक बहुत ही निगेटिव वर्ड है, हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। यूजिंग डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, ये एक सही चीज है। डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी मतलब हर तरह का पेडागोजिकल स्ट्रेटजी अपनाना है। जिस तरह से बच्चे की नीड है उसके अनुसार आपको अपना पेडागोजी चेंज करना है, ठीक है। बच्चे के नीड के अनुसार टीचर को अपना पेडागोजी चेंज करना है। ये नहीं कि हर बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, नहीं, आप हर बच्चे को एक ही तरह से नहीं पढ़ा सकते। बच्चे के नीड के अनुसार आपको अपनी पेडागोजी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड मतलब होता है सबके लिए एक समान, सबके लिए एक समान नहीं करना है। हैविंग जीरो टॉलरेंस फॉर एरर्स एंड मिस्टेक्स। एरर्स एंड मिस्टेक्स के लिए जीरो टॉलरेंस रखना है कि कोई एरर करेगा और कोई मिस्टेक करेगा तो उसको हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को। टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए? टीचर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए टीचर को?
डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटजी, हर बच्चे के लिए अलग अलग पेडागोजिकल स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अपने पेडागोजी को हर बच्चे के अनुसार चेंज करना चाहिए, पढ़ाने के तरीके को हर बच्चे के अनुसार चेंज करना चाहिए। ठीक है। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? सख्त पाठचर्या नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना, ये सही बात है। मानकीकृत नहीं, मानकीकृत का मतलब होता है सबके लिए एक जैसा। त्रुटियों और गलतियों के लिए असहनशीलता नहीं, सहनशीलता रखना चाहिए। बच्चे तो गलतियां करेंगे ही, बच्चे गलतियां करेंगे ही, बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। तो ये नहीं कि तुम अगर गलती किसी बच्चे ने किया तो उसकी पिटाई होगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से बच्चा गलती करेगा ही नहीं, मतलब वो करेगा ही नहीं। जब काम ही नहीं करेगा तो बच्चा सीखेगा कैसे? ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। गिफ्टेड लर्नर्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, गिफ्टेड लर्नर को आप कैसे पहचानेंगे? कोई भी बच्चा गिफ्टेड है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? देयर विलिंगनेस टू टेक अप चैलेंजिंग टास्क, जो गिफ्टेड बच्चा होगा वो हमेशा चैलेंजिंग टास्क को लेना चाहेगा, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता, वो हमेशा, क्योंकि जो नॉर्मल क्लास होता है ना, एवरेज बच्चों के लिए जो नॉर्मल क्लास होता है उसमें गिफ्टेड बच्चा बोर हो जाता है। ठीक है, गिफ्टेड बच्चा नॉर्मल क्लासरूम में बोर हो जाता है, उसको हमेशा क्या चाहिए, उसको चैलेंजिंग टास्क चाहिए। देयर इनएबिलिटी टू वर्क विदाउट एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ये तो गलत बात है। किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा, जो बच्चा गिफ्टेड है उसको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है कि उसको बाहरी मोटिवेशन मिलेगा तब वो काम करेगा। जो गिफ्टेड बच्चा वो क्या होगा, हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होगा। जो गिफ्टेड बच्चा है वो इंट्रिंसिकल मोटिवेशन उसके अंदर होता है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है हमेशा, उसको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, ऐसे बच्चे के थॉट्स में हमेशा ओरिजिनलिटी होती है, मौलिक सोच द्वारा। जो गिफ्टेड बच्चा है उसके थॉट्स में हमेशा ओरिजिनलिटी होगी। एबिलिटी टू थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन, तो जो भी गिफ्टेड बच्चा है वो क्या करेगा, उसको क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन थिंक करने की एबिलिटी होती है उसके अंदर। वो बहुत इसका हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, इसका मतलब हुआ कि वो हर तरह से सोचने की एबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, हर तरह से सोचने की एबिलिटी होती है। तो बस सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है कि वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जरूरत होगी, वो हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड होता है। तो सेकेंड को छोड़कर बाकी सारा आंसर इसका सही है। तो सेकेंड को छोड़कर किसमें है, ये। ठीक है, तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि हर कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया जाए। अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि और दूसरे स्टूडेंट को भी इससे बेनिफिट मिले और मुझे भी थोड़ा रीइंफोर्समेंट मिले। तो आप वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बाय।